नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट में इस समय एक दो सवाल हैं और वो बड़े सवाल हैं कि ये युद्ध की स्थिति और मार्केट कहां जाएगा। दूसरा, क्या निवेश करने का सही समय है या पैसा निकालने का। तो ये दो सवाल और इसके पीछे की फिर जो दूसरे सवाल होंगे वो पूछे जाएंगे, लेकिन हमारे साथ ये दो सवाल सबसे अहम है, तो इसलिए काफ़ी स्पेशल गेस्ट भी जोड़ना था हमें। और संजय सिन्हा सर से मुलाकात होने का वक्त आ गया है। फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइज़र के। संजय सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे पर आपने अपना टाइम दिया। आई नो कि इस समय सारे इक्विटी के जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं और सभी लोग हैं, फंड मैनेजर्स हैं, सभी लोग काफ़ी बिजी चल रहे हैं आजकल। सर, पहला सवाल यही है कि ये जो युद्ध की स्थिति है, अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड आपने तो काफ़ी देखे होंगे इंडिया पाकिस्तान वाले, कैसा लग रहा है सर ये ट्रेंड इस बार कहाँ जाएगा, कहाँ मार्केट किस साइड पर जाएगा, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए हमें। तो देखिए, अगर आप विवेक जी हिस्ट्री को देखेंगे तो जो हमारी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट कभी भी रही है पाकिस्तान के साथ, वो लंबे समय तक नहीं खींची है। पाकिस्तान का हर समय प्रॉक्सी वॉर रहा है हमारे खिलाफ उनके टेररिस्ट के द्वारा। आप 1971 की वॉर को देख लीजिए, 98 में कारगिल वॉर को देख लीजिए, और आज जिस तरह से हमारी रिलेटिव मिलिट्री कैपेबिलिटी है भारत की और पाकिस्तान की, उसको भी मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो बहुत लंबे समय तक खींचेगा। जैसा कि हमने देखा कि यूएसएसआर और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट रहा या इसराइल और हमास का रहा, उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट लंबी खींचेगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा मुझको नहीं लगता। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप कारगिल वॉर का एक्सपीरियंस देखें तो आप देखेंगे कि उस समय एक्चुअली हमारी जो इंडेक्स है वो ऊपर गई थी, इसके बजाय कि वो नीचे आए। इनिशियल नीजक रिएक्शन इंडेक्स का जरूर नेगेटिव रहा, लेकिन उसके बाद एक ट्रेजेक्टरी ऊपर का रहा है। अगर आप ग्लोबल हिस्ट्री देखें तो आप पाएंगे कि वॉर माना जाता है कि नेगेटिव है, लेकिन वॉर कई बार इकोनॉमीज के लिए पॉजिटिव भी रहता है, क्योंकि वॉर के कारण जो इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है वो ओवर टाइम काम करना शुरू करती है और वो एक स्टिमुलस के रूप में भी काम करती है। तो मुझे लगता है कि सारांश में अगर मैं समअप करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये लंबा खींचेगा। इनिशियल रिएक्शन भले नेगेटिव हो, लेकिन उसके बाद मार्केट अपनी ट्रेजेक्टरी पकड़ेगी। हमारे ख्याल से हमें जिस चीज की चिंता करनी चाहिए वो फैक्टर्स हैं जो हमारे साथ साल भर रहेंगे और शायद हमें या तो उत्साहित करेंगे या फिर हमें निराश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो फाइनल टैरिफ का पिक्चर है वो क्या रूप लेता है, अर्निंग्स क्या रूप लेते हैं, मॉनसून कैसा होता है। तो ये सब फैक्टर्स का मेरे ख्याल से बाजार पर प्रभाव जो है वो ज्यादा पड़ेगा और हमें इन पर नजर ज्यादा रखनी चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि कल रात और जब हमने पिछले एक दो दिन से देखा कि हमारी सेना आक्रमण कर रही है पाकिस्तान के मेन सिटीज़ पर, वहाँ पर ड्रोन मिले हैं, वहाँ पर अटैक्स हुए हैं, उन्होंने भी काउंटर अटैक किए हमारे कुछ एक मेन सिटीज़ पर, लेकिन वो नियर बाय बॉर्डर एरियाज से। अभी तक तो हमारे डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ संभाल लिया, कुछ भी हमें सच प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन बात यह है कि आपने बताया कि सर कॉन्फ्लिक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये जो शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा, जितने दिन रहेगा। अभी तक क्या होता था कि सर सिंस कारगिल वॉर ये सारी चीज़ें एलओसी पर ही रहती थी। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ तक नहीं आती थी और मतलब और जो आसपास के रीजन है वहाँ तक नहीं आती थी, केवल पुंछ, राजौरी उस एरिया में रहती थी, तो वहाँ पर हमें पता भी नहीं लगता था। इस बार भी भीषण युद्ध तो वहीं पर चल रहा है, लेकिन मेन चीज़ है कि कुछ कुछ चीज़ें, ड्रोन वाले जो अटैक शुरू हो गए ये कुछ कुछ एरियाज़ में हो गए, हमारी साइड से भी वहाँ पर गए। ऐसे में अगर कुछ हो जाता है, मतलब छोटा मोटा एक एक्सप्लोशन हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो इसको मार्केट सेंटिमेंटली किस तरह से एडजस्ट करेगा? मतलब इससे डरेगा मार्केट या इसको सिंपली ले लेगा कि ठीक है एक आध हो गया कोई बात नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से अगर कोई मेजर इंसिडेंट होता है जिसमें भारत को आघात पहुंचता है तो बाजार इसको नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। इसी के लिए मैं भी मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में जो भी इवेंट्स होंगे वो बाजार के लिए नेगेटिव रहेंगे, और जैसे जैसे बाजार इस शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी को या शॉर्ट टर्म इवेंट्स को अपने लेवल्स में
डिस्काउंट कर लेगा, उसके बाद उसकी चाल एक स्टेडी चाल हो जाएगी। लेकिन ये शुरू के जो 10 दिन का समय है, जबकि इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अप्रत्याशित घटनाओं का होना ज्यादा संभव है, वो समय हमारे ख्याल से बाजार के लिए कठिन रहेगा और बाजार दबाव में भी रहेगा। आज भी हम देख रहे हैं कि दबाव पे है। तो ये मैं समझता हूं कि ये तो जरूर रहेगा, शॉर्ट टर्म में दबाव रहेगा बाजार में। शॉर्ट टर्म में दबाव रहेगा बाजार में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर दूसरा क्वेश्चन, चूँकि अब नेक्स्ट वीक में जब हम जाएंगे तो हर निवेशक के मन में, हर ट्रेडर के मन में यही सवाल होगा कि ये खरीदने का सही वक्त है या बेचने का सही वक्त है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है अभी तक हमने कॉन्फ्लिक्ट छोटे छोटे देखे, सब कुछ हमने देखा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमारा मार्केट चला। कॉन्फ्लिक्ट अगर बड़ा भी होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का रहता है और बॉर्डर एरियाज़ पर ही रहता है, तो आई थिंक मार्केट उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बैक ऑफ द माइंड टेंशन तो रहती है कि कुछ ना कुछ हमारे देश के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। सर जब हम रशिया यूक्रेन युद्ध से जब हम देख रहे थे तो बीच बीच में जब आता था कि वहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, रशिया कुछ ऐसा तो नहीं कर देगा, तो भी एक बैक ऑफ द माइंड फ्रीली बाय करने का जुनून नहीं आ पाता था दिल से। इस बार तो दो न्यूक्लियर नेशन ही लड़ रहे हैं, तो क्या ये फ्री होकर बाय करने की इजाजत दे पाएगा जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा? जो भी अनसर्टेनिटी है और इस तरह की धारणा कि दो न्यूक्लियर पावर्स अपने वॉर को एस्केलेट करेंगी, मेरे ख्याल से ये काफी हद तक शुरू के ही फेज में, यानी कि शुरू के 10 दिन 15 दिन के अंदर में ही एक तरह से सेटल हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई घटना होती है या फिर मान लीजिए कि किसी भी देश की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आता है, तो बाजार पे उसका रिएक्शन होगा। लेकिन वो रिएक्शन जो है वो रिलेटिव तौर पे होगा, मतलब बाजार उस समय किस लेवल पे है, वहां पर उस लेवल से करेक्शन होने की संभावना है। मेरे ख्याल से करेक्शन वर्ड भी एक एक्सट्रीम वर्ड है। थोड़ी रिट्रेसमेंट होने की संभावना है, क्योंकि बाजार अनसर्टेनिटी को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको कि मान लीजिए कि ये करेक्शन एक अवसर प्रदान करता है, वो इस अवसर का जरूर फायदा उठाएंगे। जिस तरह से उन्होंने बाजार की जो वीकनेस रही मार्च के महीने में और अप्रैल के फर्स्ट हाफ के समय में, उसका अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा फायदा उठाया और उन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे बहुत सारे स्टॉक्स उठाए। मेरे ख्याल से अगर आप आईएमएफ की भी प्रोजेक्शंस देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6% से ऊपर है। इनफैक्ट हमारी ग्रोथ रेट चाइना से भी ज्यादा है, जिसको कि एक समय में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी माना जाता था। तो एट द एंड ऑफ द डे ये मैक्रो रियलिटी तो प्रिवेल करेगा, और इसके लिए अगर आपको इस करेक्शन में आपके पसंदीदा स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे मिलेंगे, तो अगर आप नहीं खरीदेंगे तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो जरूर खरीद रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें लॉन्ग टर्म जो पिक्चर है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें इस इवेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। हालांकि ये एक अनफॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं, लेकिन अगर इसमें गिरावट मिलता है आपको बाजार में, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि आपको इस समय बाजार से दूर हटना चाहिए। ठीक है, तो बाजार में फ़ायदा उठाने की एक धारणा रहनी चाहिए और लॉन्ग टर्म बाय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। सर जब बाय ही करना है और जिन लोगों ने फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट भी नहीं बना रखी है, तो वो फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट कहाँ बनाए, कौन से सेक्टर्स पर एलोकेशन करें अभी? तो देखिए, मेरे ख्याल से आज जो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स पर मंडरा रही है, वो अधिकतर टैरिफ से रिलेटेड है। एक तो ये, दूसरी जो अनसर्टेनिटी है वो ये कि जो यूएस की इकोनॉमी है, क्या वो सेकेंड हाफ में स्लो डाउन हो जाएगी या रिसेशन की तरफ चली जाएगी, इसकी भी एक आशंका है। तो मैं समझता हूं कि आप अगर अपनी पोर्टफोलियो आज बना रहे हैं तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में आपको ज्यादा डिसीजन लेने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स जो हैं वो ये सब टैरिफ से इंसुलेटेड हैं। तो वो तो आपका एक मेन हिस्सा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स देखेंगे तो उसमें दो मुख्यतः सेक्टर्स हैं, एक तो आईटी और दूसरा फार्मा।
आईटी पर, चूंकि वो सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है और यूएस इकोनॉमी के ग्रोथ से वहाँ के कॉरपोरेट्स का डिसीजन रिलेटेड है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि इस पे आपकी अभी जो व्यू है वो शायद कॉशस हो। लेकिन आप इसका एक कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए कि जो भी ये अनसर्टिनिटी है वो काफी हद तक तो इनके प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भले ही ये सेक्टर करेक्ट कर गया हो और भले ही इसकी आउटलुक पर थोड़ी सी आशंका हो, लेकिन कैश फ्लो के बेसिस पर ये स्टॉक्स एफएमसीजी से तो कहीं ज्यादा अच्छे हैं। तो इसी के लिए अगर आपको कॉन्ट्रेरियन बेट लेना है और इस बात पर लेना है कि फाइनल पिक्चर जो टैरिफ का उभरेगा वो ऐसा नहीं होगा जो कि यूएस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर देगा, तो फिर आपको इसमें आज कॉन्ट्रेरियन रूप में अपनी जगह बनानी चाहिए। और जो मैं आपको डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स की बात कर रहा था, उसमें अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है उसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और इसमें आपको नुकसान कम और फायदा ज्यादा होने की संभावना। सर एक चीज़ बताइए, ये एफआईज बाय कर रहे हैं, ठीक है, आप भी उसी साइड पर ही हैं, उसी खेमे में हैं, क्योंकि एफआईज ने बाय किया, आप भी उसी साइड पर हैं कि आप भी कह रहे हैं कि हाँ हमें बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर। एफआईज टिके रहेंगे हमारे मार्केट में? ये जियोपॉलिटिकल रिस्क उनको डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछली बार जब एफआईआईज भारत से बड़े स्केल पर निकालना शुरू किए थे पैसा, अगर हम 2024 के रिडेम्पशंस को अगर इग्नोर कर दें, तो इसके पहले तब हुआ था जब हम लोगों ने पोखरन में अपनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद भारत पर सैंक्शंस लगे थे, और उसके बाद एफआईआईज ने पैसा निकालना शुरू किया था। ऐसी अगर कोई अंदेश इस तरह की हमें आशंका नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि एफआईआईज पैसा निकालेंगे। दूसरा, हाल के दिनों में अगर आप देखें तो एफआईआईज का फ्लो जो है वो काफी हद तक डॉलर्स के स्ट्रेंथ या वीकनेस से रिलेटेड रहा है। जब भी डॉलर स्ट्रांग होता गया है एफआईआईज ने पैसे निकाले हैं, जब भी डॉलर वीक होता गया है एफआईआईज ने पैसे डाले हैं। हमारे यहाँ तो रूपी डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा वेरी नहीं किया, लेकिन अगर आप कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की देखेंगे रूपी उनके जो करेंसी की वेरिएशन, खास करके ताइवान में जिस तरह से उनकी करेंसी डॉलर के सामने अप्रिशिएट की है, उससे लगता है कि बहुत लंबे समय पे डॉलर अप्रिशिएट तो नहीं करेगा। तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर ये इंसेंटिव था एफआईआईज को पैसा निकालने का, तो वो भी एक इंसेंटिव रहेगा उनको फ्यूचर में हमारे यहाँ से पैसे निकालने की। तो मतलब एफआईज को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा अगर वो इस समय पैसा निकालते हैं तो। सर लेकिन बात ये हो रही है कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी टूटा ऊपरी स्तरों से, और उसकी वजह से लोग मान रहे हैं कि एफआईज लौटे हमारे देश में, क्योंकि उनको करेंसी मूवमेंट भी काफ़ी फेवरेबल हो गया। लेकिन जब परिस्थितियां कुछ इस तरह की हो जाती हैं, वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स आपने भी बताया कि छोटा ही रहेगा, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबा चलता है या कुछ समय तक थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, तो क्या लगता है कि करेंसी पे कुछ इम्पैक्ट आएगा हमारी? अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंचा तो हो सकता है कि हमारे करेंसी पर दबाव बने, क्योंकि ये छोटा सा ही जो पिछले 2-3 दिन का समय गुजरा है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे करेंसी पर दबाव बढ़ा है। तो नो डाउट देखिए, मेरा जो सेंट्रल अजम्पशन या हाइपोथेसिस है वो ये है कि ये लंबा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंच जाता है तो हाइपोथेसिस को बदलना पड़ेगा, जहां पर कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो बदलेंगे। रूपी का डिप्रिसिएशन एक कारण है, क्रूड के प्राइसेस पर भी हो सकता है असर पड़े, कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि अब तक ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं उन पर प्रभाव बढ़ेगा, खास करके जैसे टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी वाले सेक्टर्स हैं उन पर भी असर पड़ेगा। तो जैसे जैसे इवेंट्स क्लियर होते जाएंगे हमें भी क्लैरिटी मिलेगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हमारे सेंट्रल अजम्पशन के अनुरूप
छोटे समय की रहेगी या फिर कि ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा हो सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर। संजय सर, चूंकि आप तो मार्केट में काफ़ी साल से हैं, सारी चीज़ें देखी ही हैं आपने, इस समय की 3 पॉजिटिव चीज़ें जो इंडियन मार्केट के साथ हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस जियोपॉलिटिकल रिस्क कुछ ऐसा नेगेटिव जो कि मार्केट अभी नहीं देख पा रहा है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है वो ये कि इतने अ, असमंजस के बावजूद अगर आप डोमेस्टिक फ्लोज का नंबर देखें तो वो नंबर भारत में अब तक भी डगमगाया नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है भारत के फेवर में। दूसरा, मैं समझता हूं कि जो मॉनसून के प्रोजेक्शंस हैं, जिसको कि अभी उम्मीद की जा रही है कि वो लॉन्ग टर्म एवरेज से 4% ज्यादा ही रहेगी, मेरे ख्याल से ये भी एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रूरल कंजम्पशन में रिवाइवल नहीं हुआ, और अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो वो रिवाइवल जो है वो होना चाहिए। तीसरा मैं समझता हूं जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी, जहां पर कि उन्होंने रेट काटे हैं, अपने स्टांस को बदला है, और इस तरह से लग रहा है कि आगे भी वो और रेट कट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो कि हम अपने सामने रख सकते हैं। जिसको बाजार अब तक अपने फैक्ट डिस्काउंट नहीं किया है, या जो ऐसी नेगेटिव फैक्टर जिसको बाजार नहीं देख रहा है, वो शायद ये है कि क्या कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक अप ना हो जाएं। अगर कमोडिटी प्राइसेस अगर स्पाइक अप हो जाते हैं तो इससे बहुत सारे अजम्पशंस जो ग्रोथ के हैं और अर्निंग्स के हैं वो डिरेल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर जो है, इसको बाजार शायद पूरी तरह से अपने फैक्टर लेवल्स में डिस्काउंट नहीं कर रहा है, और राइटफुली सो बहुत ज्यादा उसको महत्व भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कमोडिटी प्राइस एक और रिस्क जो कि मार्केट अभी नहीं देख रहा है, और सर ने पॉजिटिव 3 फैक्टर बता ही दिए कि मार्केट को जो ये फ्यूल है, जो पॉजिटिविटी है, वो कहाँ से मिलने वाली है इस अनसर्टेन टाइम में। थैंक यू वेरी मच सर। आपका बातें आपसे करने का बहुत मन करता है सर, लेकिन समय की सीमा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये थे संजय सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हमें मार्केट में सोचना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट से इतना डरना नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डरना नहीं है, आप इन्वेस्ट करते रहो। दिस इज़ द टाइम जबकि हमको इन्वेस्ट करना है। कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़े दिन में चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स इतने लंबे चलते नहीं हैं। ये संजय सर की सोच है, मानना है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।